हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था पे बैक पीरियड अनइक्वल है और इक्वल है, तो दोनों भी कैश इनफ्लो के वक्त आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगर पे बैक पीरियड अनइक्वल है और डायरेक्टली आपका कैश आउटफ्लो वहां पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला यूज करके आप किस तरीके से कैश इनफ्लो से पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। आइए सम को रीड करते हैं। शोभित लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ परचेस अ मशीन। टू मशीन्स दिए हैं यहाँ पे ए एंड बी। कॉस्ट प्राइस दिया है 1,20,000 ईच, मतलब मशीन ए का भी 1,20,000 है, मशीन बी का भी 1,20,000 है। अर्निंग्स दिए हैं, अर्निंग्स मीन्स कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। हम लोगों को जो कैश इनफ्लो चाहिए वो यही वाले चाहिए, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो हमें यहाँ पे ना टैक्स लेस करना है ना डेप्रिसिएशन लेस करना है, कुछ नहीं करना है। आपके अर्निंग्स मैं बता चुकी हूँ कि टैक्स लेस किया हुआ होना चाहिए और डेप्रिसिएशन फिर से ऐड किया हुआ मीन्स बिफोर डेप्रिसिएशन। तो आपको जो कैश इनफ्लो है वो इसी तरीके से यहाँ पे एज इट इज लेना है। तो मैं पहले मशीन ए का लिख लेती हूँ। फॉर्मेट आपको सेम बनाना है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सेम फॉर्मेट रहेगा। मैंने यहाँ पे मशीन ए की कैश इनफ्लो लिख ली है, फिर मैं मशीन बी का कैश इनफ्लो भी लिखूंगी। $20,000, $30,000, $50,000, $40,000 एंड $40,000। अब मुझे इनका पे बैक पीरियड निकालना है, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। मुझे सम की अब कोई नीड नहीं है, तो मैं मेरा सम हटा देती हूँ। इसके बाद मुझे करना है क्यूमुलेटिव, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड 50 प्लस 40, 90 प्लस 30, 120 प्लस 20 एंड 140 प्लस 20। सेकेंड मशीन का भी सेम कर लेंगे, फर्स्ट 20 देन 20 प्लस 30, 50 प्लस 50, 1 लाख प्लस 40, 1,40,000 प्लस 40। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन ए का कैश आउटफ्लो मशीन बी का कैश आउटफ्लो सेम है 1,20,000, बट मशीन ए का जो 1,20,000 है वो 1,23 साल में कंप्लीट हो रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है जैसा लास्ट सम में आ रहा था मेरा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। जब भी आपका क्यूमुलेटिव में एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है कैश आउटफ्लो का, तो आपको क्या करना है, वो एग्जैक्ट ईयर्स यहाँ पे लिख देने कि मेरा 3 साल में कैश आउटफ्लो कंप्लीट हो रहा है। तो इसका एग्जैक्ट अमाउंट आएगा 3 इयर्स पे बैक पीरियड। बट मशीन बी का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मशीन बी के लिए जितना कैश आउटफ्लो है उससे मिनिमम अमाउंट, सबसे मिनिमम अमाउंट चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो है 1 लाख, जो कितने साल में कंप्लीट हो रहा है, 3 साल में। तो मेरा यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स जो है वो आएगा 3 इयर्स। ओके, देन प्लस सेकेंड क्या है, बैलेंस टू कैश इनफ्लो। मुझे कंप्लीट करना है मेरा 1,20,000, मेरा कैश आउटफ्लो है 1,20,000 जो मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें से मैं कितना रिकवर कर चुकी हूँ, मिनिमम 1 लाख, और कितना कंप्लीट करना बाकी है 20,000, तो वो बैलेंस में आएगा। डिवाइड कर दूंगी मैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर से। अभी थर्ड ईयर में मेरा थोड़ा कंप्लीट हो रहा है, उसके नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो, तो उसके नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है 40,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 40,000। यहाँ पे 3 मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस भी एज इट इज रहेगा। जब मैं 20,000 को 40,000 से डिवाइड करूंगी तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5, तो आपका फाइनल आंसर है 3.5 ईयर्स।
इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिल रहा है क्यूमुलेटिव में रिलेटेड टू कैश आउटफ्लो, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके आपका क्या निकालना है, फाइनल पे बैक पीरियड निकालना है। मैं फिर से बता देती हूँ, जितना आपका कैश आउटफ्लो है उतना क्यूमुलेटिव में अगर एग्जैक्ट अमाउंट मिल रहा है तो जिस साल में वो एग्जैक्ट अमाउंट मिल रहा है आप एज इट इज लेके उसे वो ईयर काउंट करके लिख दीजिए। अगर आपका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिल रहा है तो कैश आउटफ्लो से मिनिमम अमाउंट चेक कीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो जितने साल का है वो आपका कंप्लीटेड ईयर्स है। अब जितना रिकवर हो गया और कैश आउटफ्लो में जितना बैलेंस बाकी है उसका बैलेंस लिखिए और उसका क्यूमुलेटिव उसका कैश इनफ्लो लीजिए नेक्स्ट ईयर का। जैसे थर्ड ईयर में यहाँ पे कंप्लीट हो गया था तो मैंने फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो लिया, डिवाइड कर दिया और मैंने कैलकुलेशंस किए तो आए 3.5 ईयर्स। अब निकालते पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। टोटल कैश इनफ्लो है मेरा मशीन 1 का 1,60,000 माइनस कर दूंगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि है मेरा 1,20,000, तो मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी बचेगा 40,000। मशीन बी के लिए मेरा टोटल है 1,80,000। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट अमाउंट होता है वही आपका टोटल होता है, माइनस कर दूंगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो मेरा अमाउंट रहेगा यहाँ पे 60,000। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मीनिंग होता है जितना मैंने पैसा लगाया उतना रिकवर होने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मेरे लिए मेरा क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे इस सब में हम लोगों ने देखा पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने वाली हूँ मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सम देखते हैं। Northern Manufacturing Company Limited wishes to purchase a machine. You are required to advise the director from the following information supplied to you. Machine 1, machine 2, machine A, machine B आपको दिया हुआ है। इनिशियल आउटले मीन्स आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो, उसके बाद कैश इनफ्लोज दिए हैं। फर्स्ट ईयर में आपको दिए हैं 6 एंड सेकेंड ईयर में दिए हैं 4। तो मैं यहाँ पर मेरा और एक लाइन एक्सटेंड कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी 6। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे कैश इनफ्लोज लिख लेने। तो मैं मशीन ए के, मेरा ये स्ट्रक्चर है मशीन ए एंड मशीन बी का। इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे पे बैक पीरियड में कैश फ्लो के साथ आप लोग बनाते हो क्यूमुलेटिव, वैसे यहाँ पे बनाना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ओके, तो सबसे मैं पहले कैश इनफ्लो लिख लेती हूँ, मेरा कितना है 1,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 एंड 4,000। बी का कितना है 3,000, 4 साल ही दिया है 4,000, लास्ट में कुछ भी नहीं है तो उससे एज इट इज। The cost of capital is 10%. The present value of one discounted factor 10%. जब मैंने एनपीवी का फॉर्मूला बताया था तो मैंने बताया था कुछ डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है जो आपको सब में दिया रहता है, जो आपको मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो से। मतलब 1 रुपीज का वैल्यू कितने से कम हो रहा है, 10% से कम हो रहा है एवरी ईयर, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सेकेंड 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये लिख लिया है। अब
सम का जो भी डेटा था मैंने कॉपी कर लिया है। इनिशियल आउटले दोनों का 10,000 है, जो याद रखेंगे हम लोग कैलकुलेट करते टाइम। अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर सम आपने कॉपी कर लिया है, अब आपको सम को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो कैश फ्लो है आपका, कैश इनफ्लो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है पीवी फैक्टर से। सेम 3,000 इंटू सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, 3,000 इंटू थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। पीवी फैक्टर सेम ही रहेगा, सेम से ही मल्टीप्लाई करना है, भले मशीन बी हो फिर भी। वन 1000 इंटू 683 हो गया। नेक्स्ट आपका कुछ भी नहीं है, जीरो ही आएगा। अब मुझे लेना है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये आपको क्या मिल गया, जब आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर से नॉर्मल रुपीस को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका मिल गया डिस्काउंटिंग पीवी कैश इनफ्लो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहां पर आप करेंगे उसका टोटल। ओके, यहां पर भी हम इसी तरीके से टोटल कर लेते हैं। यहां पर भी मैंने ले लिया इसका टोटल। अब मुझे इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करना है। मेरा कितना था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10,000। यहां पर भी था 10,000। मुझे जो भी अमाउंट दिया है यहां से क्या कर देना है, माइनस। तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीवी में से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेम यहाँ पर भी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है, फाइनल अमाउंट, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो मशीन ए का आया है पॉजिटिव, लेकिन मशीन बी का आया है निगेटिव। तो निगेटिव कभी भी प्रेफरेबल नहीं होता, निगेटिव कभी भी कोई भी कंपनी प्रेफरेबल नहीं रखती कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद या 6 साल के बाद जिसका प्रॉफिट मेरा निगेटिव में जाने वाला है, लॉस में जाने वाला है, निगेटिव मीन्स लॉस, वो कंपनी कभी भी अपने कैलकुलेशन में नहीं रखेगी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट देने वाली मशीन है वो कौन सी है, मशीन ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हम लोगों को निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कुछ न्यू करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो मशीन ए का, 11,808 डिवाइडेड बाय 10,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, 10,000। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले मशीन बी का भी लिख लेते हैं, 8,141 डिवाइडेड बाय 10,000। कैलसी पे जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए दिस डिवाइडेड बाय दिस आएगा आपका 1.18, ओनली 2 डिजिट तक आपको लेना है। एंड सेकेंड का कैलसी पे डिवाइड कीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, 0.81, यहाँ पे लिख देंगे 0.8। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कौन दे रहा है, मशीन ए, बट ऑब्वियस क्योंकि मशीन बी तो क्या जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया नेट प्रेजेंट वैल्यू
फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले आपका जो कैश इनफ्लो रहता है उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवी फैक्टर से, उनका टोटल ले लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस सम में आपको किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं दिया था रिगार्डिंग कैश इनफ्लो कि ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, कुछ भी नहीं। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब भी आपको इस तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो दिया है वो एज इट इज डेटा आपको लिखना है। सम आपके सामने रेडी है, अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए और फिर से एक बार गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट सम है हम लोगों का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, रेडी है आपके सामने। इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रीड कर लेते कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम लोग को कौन से डेटा की जरूरत होती है और सम में मुझे क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सम को रीड करते हैं, आइए। P Limited is planning to take a new project. Two alternative project A and B are available, the details of which are given below. Investment outlay means your cash outflow. मशीन A का है 40, मशीन B का है 60. एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है, मशीन A का लाइफ है 40,000 एंड मशीन B का लाइफ है 5,000. नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना है एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। मतलब ये जो कैश इनफ्लो दिया है इस पे ना ही टैक्स लेस किया हुआ है और ना ही डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। मुझे क्या निकालना है, ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो जब मुझे ARR कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे किस तरह कौन से टाइप का कैश इनफ्लो चाहिए। तो यहाँ पे जो कैश इनफ्लो लगता है वो मेरा कैश इनफ्लो लगता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। ओके, यहाँ पे जो मेरा कैश इनफ्लो लगता है वो कौन सा लगता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला मतलब सबसे पहले मुझे इसमें से क्या लेस करना होगा, डेप्रिसिएशन लेस करना होगा। फिर डेप्रिसिएशन के बाद मैं उसमें से टैक्स लेस करूंगी और फिर जो मेरा आउटले मिलेगा, जो इनफ्लो मिलेगा, वही इनफ्लो मुझे यहाँ पे यूज करना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग मशीन ए का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। मशीन ए के लिए मैं मेरे पहले आउटफ्लोज लिख ले इनफ्लोज लिख लेती हूँ। 18,000, 16,000, 16,000, 14,000। यहाँ पे 4 साल ही है तो 4 साल का डेटा रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालना है मुझे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है। द कॉर्पोरेट टैक्स इज 50%, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न and the advise the management as to which the project should be selected. Minimum required rate of return is 12%. Depreciation charge under the straight line method. Straight line method मतलब directly एक फॉर्मूला होता है, आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। आपको जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको इसके लाइफ से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं लेना है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कि मेरा यहाँ पर है 40,000। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो आप मत लिखिए। लाइफ कितना है यहाँ पे 4 इयर्स, तो यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन आएगा 10,000। अभी ये 10,000 डेप्रिसिएशन सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सबका सेम आएगा 10,000। ये मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। फिर मैंने डेप्रिसिएशन अब लेस कर दूंगी तो यहाँ पे आएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे बचेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे माइनस करना है मुझे। ऐसे ही जब मैं माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे मेरे बचेंगे 6,000, 6,000 एंड 4,000। अब मुझे इसके ऊपर चार्ज करना है टैक्स 50%। इसके ऊपर मैं चार्ज करूंगी 50%, तो आएगा 4,000। इसका 50% 3, इसका 50% 3 एंड 4 का 2।
अब मुझे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी सेम सब जगह पे। 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे मैं सबका टोटल ले लूंगी तो मेरा टोटल आएगा 12,000। ये जो 12,000 है ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन AR का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको टोटल लिखना है पहले 12,000, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करना है कितने साल का प्रॉफिट है वो, काउंट कीजिए 4 ईयर्स का प्रॉफिट है तो डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए 4 से, फिर डिवाइड कर देंगे उसको फिर से यहाँ पर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड। यहाँ पे आप लिखेंगे आपका मशीन कितने का है, कैश आउटफ्लो कितना है 40,000, कैश आउटफ्लो का एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 2 से। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना आएगा 3,000, 12,000 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3,000। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगी 3,000 डिवाइडेड बाय 40,000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 20,000। समझ में आ रहा है? तो अब सिंपली आपको क्या करना है, 3,000 को डिवाइड कर देना है 20,000 से। तो आएगा आपका 0.15, और अब जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका इधर परसेंटेज आएगा 15%। यहाँ पे सब जगह आप लिख भी लीजिए कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, वरना आप भूल जाएंगे तो आप परसेंटेज निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि ARR ऑलवेज आपका किस में आता है, परसेंटेज में। तो फर्स्ट का आंसर निकल चुका है, आंसर इज 15%। जितने भी साल का आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया उतने साल से उसको डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, और एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड निकालते टाइम ऑलवेज कैश आउटफ्लो को डिवाइड कर देना है 2 से। मशीन बी का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन बी का डेटा लिख लेते हैं, सेम प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, देन डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस करेंगे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेटा लिख लेते हैं 24,000, 20,000, 18,000, 16,000। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए कितना है, इन्वेस्टमेंट 60 एंड लाइफ कितना है 5। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ बी। इधर भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इग्नोर कीजिए, डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए आपका आंसर आएगा 12,000। ओके, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है 12,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब जगह 12,000। अब मुझे आफ्टर डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना है, इनिशियल जो आपका इनफ्लो दिया है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। सब जगह पे मैं 12,000 माइनस कर देती हूँ, इधर 12 बचेगा, इधर 8, फिर 6 एंड देन 4। अब इसके ऊपर मुझे निकालना है 50% टैक्स। टैक्स निकालने के बाद आपका जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है उसमें से इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सेम यहाँ पर भी 12,000 माइनस 6,000, तो यहाँ पे बचेगा 4, देन 3 एंड देन 2। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आया 21,000। देखिए यहाँ पे टोटल आया था 12,000, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 21। कितने साल के लिए आया 21,000, 5 साल का, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, देन डिवाइड
कितना था यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए 60,000 इन्वेस्टेड, डिवाइड कर देंगे सिंपली 2 से, और यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, यहाँ पर भी लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, 21,000 को डिवाइड कर देना है 5 से, तो आएगा मेरा 4,200 डिवाइडेड बाय 60,000 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी मुझे नेक्स्ट लाइन पे ये करना है, 4,002 को यहीं पे कर देते हैं, 4,002 को डिवाइड करना है 30,000 से, तो आएगा 14, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो ये हो जाएगा 14%। तो आपका ARR आया है मशीन बी के लिए 14%। यहाँ पे आपको दिया है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट 12%, मतलब मिनिमम 12% तक आना चाहिए। मेरा एक का 15% आया है, मतलब मशीन ए का 15% आया है, मशीन बी का 14% आया है। मतलब मेरे लिए प्रेफरेबल मशीन कौन सी है, मशीन ए, कि मशीन ए मुझे एवरेज क्या दे रही है, ज्यादा दे रही है, रिटर्न क्या दे रही है, ज्यादा दे रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग में देखा कि अलग अलग मेथड से कैसे सम सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सारे मेथड्स अप्रोक्सीमेटली देख लिए हैं, पे बैक पीरियड, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड ARR, पांचों मेथड आज के इस वीडियो में है। हर एक वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए और अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। ARR लेते टाइम जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसको जितने ईयर्स के प्रॉफिट रहेंगे उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड का एवरेज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2 करके लेते हैं और ये आंसर्स आते हैं परसेंटेज में। तो वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, आंसर्स लिख लीजिए, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, या आपका सॉल्यूशन है, अपने बुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं मेरा कैपिटल बजटिंग का सेशन, चैप्टर दोनों भी वाइंड अप करती हूँ। एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ न्यू चैप्टर, न्यू मेथड एंड न्यू टेक्निक्स। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।